गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में, जो है आपका सॉल्यूशन। तो ये क्लास 12th का चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या समझेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उन्हें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, सॉल्यूशंस को। तो देखिएगा, एक सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। सॉल्यूशन एक आपका होमोजीनस मिक्सचर होता है। पहले तो ये समझेंगे हम, होमोजीनस मिक्सचर आपका सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर। तो अब एक मिक्सचर है तो जाहिर बात है इसके अंदर दो तो कंपोनेंट होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्यूट, दूसरे को बोलेंगे हम सॉल्वेंट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये आपका एक सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड फेज में हो सकता है या फिर लिक्विड फेज में हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए एक दूसरा कंपोनेंट हमें जो चाहिए उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो वो आपका कौन से फेज़ में होगा, लिक्विड फेज़ में। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे एक दूसरे में तो हमारा एक मिक्सचर बन के आएगा जिसे हम होमोजीनस कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कितनी फेज़ होंगी, एक फेज़ होगी। ये वन फेज़ कंपाउंड या मिक्सचर होगा। इस वन फेज़ का मतलब सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलकर के एक लिक्विड फेज़ को एक्वायर कर रहे हैं। तो फेज़ यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है, एक ही है, तो इसे हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो यही आपका कहलाएगा सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो इस दो कंपोनेंट के मिक्सचर को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर इसमें तीन कंपोनेंट होते तो टर्नरी बन जाता, चार होते तो क्वाटनरी बन सकता था। तो सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स विच इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। ओके, सो ये होता है हमारा सॉल्यूशन। अब इसमें एक लो क्वांटिटी में रहेगा और एक हाई क्वांटिटी में रहेगा। तो सॉल्यूट हमेशा लो क्वांटिटी में रखेंगे हम कि हमारा ये कम से कम हो, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा ये मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा, इसकी क्वांटिटी हम मैक्सिमम रखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। पहला डाइल्यूट। अब डाइल्यूट की कंडीशन क्या है कि अगर मैं सॉल्यूट को B लिख रहा हूँ और सॉल्वेंट को A लिख रहा हूँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ये W रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट, जो होगा बहुत कम होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट से। याद रखिएगा, आपकी मर्ज़ी, आप इसे बी लिखना चाहें या ए लिखना चाहें, लेकिन कंसिडर यही करिएगा कि जो सॉल्यूट है वो बी से ही लिखा जाए, ज़्यादा हेल्प रहेगी, क्योंकि मोस्टली बुक्स के अंदर यही लिखा होता है। ठीक है, तो अगर मेरा एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा तो मेरा जो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वो WA + WB बन जाएगा। और ये तभी डाइल्यूट बनेगा जब इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा बहुत ही लेस अमाउंट में होगा सॉल्वेंट से। ठीक है, दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, जो ये सॉल्यूट का वेट है, ये कम हो सकता है या बराबर हो सकता है वेट ऑफ सॉल्वेंट के। तो हमारा सॉल्यूशन जो आ जाएगा इस टाइम पर कैसा आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर रहेगी बात। ये सॉल्यूशन जो होगा, अगर आप में ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन बन रहा है। अब ये सॉल्यूशन से हम तीन प्रॉपर्टी एट दिस पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली, अगर हम वेट के बेसिस पे देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा WB है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा W है, तो इसका जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा WA + WB। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वॉल्यूम एंड मोल्स। अगर आप यहाँ मोल्स ले लेंगे तो हम मोल्स भी निकाल सकते हैं किसी सॉल्यूशन के, कि हमने यहाँ पे वेट या वॉल्यूम या फिर मोल अगर हम सॉल्यूट के ले रहे हैं, इसी तरीके से हम वेट, वॉल्यूम या मोल्स अगर हम सॉल्वेंट के ले रहे हैं तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई कि हम यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तीन प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे, चलो पहले ऊपर ही आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो हमें क्या पता चलता है
कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है डिसॉल्व स्टेट में, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है। कंसिडर करिए कि हम इस सॉल्यूट को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। लेट सपोज मैंने इतने एरिया के अंदर मेरा सॉल्यूट आ जाए और इतने एरिया के अंदर मेरा सॉल्वेंट रहे, तो हम देखेंगे कि इस पूरी क्वांटिटी के अंदर ये पार्ट एक फ्रैक्शन बन गया है। सिमिलरली सॉल्यूट का भी एक फ्रैक्शन बन चुका है, तो ये एक फ्रैक्शन है। और अगर हम इसे परसेंटेज की बात करें तो ये कहेंगे कि हम ये सॉल्वेंट की परसेंटेज है और ये सॉल्यूट की परसेंटेज है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले इन तीन चीज़ों से निकालेंगे परसेंटेज। तो पहली परसेंटेज है वेट परसेंट। अगर हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड अप करते हैं तो हम यहाँ से वेट परसेंट कैसे निकालें सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। तो देखिएगा वेट परसेंट निकालना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप वेट परसेंट बाय वेट निकाल रहे हैं तो आपको वेट लेने पड़ेंगे, सॉल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट और सॉल्यूशन का वेट। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। जिसकी भी परसेंटेज आप निकालेंगे उसका जो वेट है वो ऊपर रखेंगे, बाकी वेट ऑफ सॉल्यूशन हम नीचे रखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। ये सिंपल है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज हम कैसे निकालते थे? परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता था, गिवन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू में 100, दिस इज द परसेंटेज फॉर्मूला। तो अगर आप वेट परसेंट निकालने किसी सॉल्यूट की, तो वेट रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल वेट कितना है आपका, सॉल्यूशन का वेट है, इनटू में 100, दैट विल गिव्स यू अ वेट परसेंट। चलिए इसको और थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं यहाँ कह देता हूँ तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें तो हमें क्या पता है, एक सॉल्यूशन को बनाया गया है ऐड करके WB 20 ग्राम सॉल्यूट, उसने पहले ही बोल दिया है, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ज़रा गौर करिएगा, ये वाटर है, ये सॉल्यूट है, उसने पहले ही बोल दिया है। तो अमाउंट देख करके भी पता लगा सकते हैं, बट उसने खुद ही दिया है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका फिर सॉल्वेंट होगा। तो हमें वेट परसेंटेज यानी मास परसेंट निकालनी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की। तो अगर हम निकालेंगे वेट परसेंट का क्या फार्मूला होता है हमारा, अगर हम सॉल्यूट के केस में निकाल रहे हैं सॉल्यूट, तो देखिएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इन दोनों को जोड़ के आएगा इनटू में 100। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 500 इनटू में 100, दैट विल गिव यू 20 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 520, दैट विल गिव यू द वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से अगर आप वेट परसेंट निकालना चाहते हैं सॉल्वेंट की, तो आप सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं, बस आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट का लेना पड़ेगा और वेट ऑफ सॉल्यूशन सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा अब आपका 500 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 500 इंटू 100, दैट विल गिव यू 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 520। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगी कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उस सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है। ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर, सॉल्वेंट के लिए आ जाएगी, सॉल्यूट के लिए आप ये निकाल सकते हो। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ से ऐसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें वेट परसेंट पता चल चुका है तो हम वॉल्यूम परसेंट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम पता होने चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सेम फार्मूला रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। सपोज करिए कि एक कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम की जगह वेट दे दिया जाए, वॉल्यूम नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेट दे दिया है, तो वेट के साथ वो आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी देगा। और डेंसिटी क्या होती है आपकी, वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VA बराबर क्या हो जाएगा, WA डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, ये A रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सॉल्वेंट को, ध्यान रखिएगा, ये A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को। ये तभी का केस है जब आपका वेट आपको दिया जाए, वॉल्यूम ना दिया हो, तब आपको ऐसे निकालना। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप सीधा निकाल सकते हैं, परसेंट सॉल्यूट की निकाल रहे हैं अगर आप, तो VA प्लस VB नीचे रखेंगे इनटू में 100। और अगर आप, ये सॉल्यूट के लिए हो गया, और अगर आप सॉल्वेंट के केस के लिए निकालेंगे
तो आप क्या करेंगे, सॉल्वेंट परसेंट निकालेंगे तो VA अपॉन VA प्लस VB इंटू में 100। तो ये बात तो हो गई हमारी वेट परसेंट और वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि हमने वेट परसेंट निकालना सीख लिया और वॉल्यूम परसेंट निकालना सीख लिया। अब बात आएगी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी की, और वो तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल, जैसे हमने वेट के लिए किया है वैसे हम वॉल्यूम के लिए भी कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह दूं तो इसको भी देख लेते हैं। डिटरमाइन द, देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम परसेंट होता है कि आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालनी है। मेड बाय 25 ml ऑफ इथेनॉल विद इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा ये किसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने अभी पढ़ा है VA प्लस VB के बराबर है। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा हमारा VB सॉल्यूट, क्योंकि ये सबसे कम अमाउंट में है। तो लार्जर अमाउंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, 200 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो 175 ml हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा था, 200। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें पता नहीं, वो निकालना था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें पता था 25 ml। तो हमने इसको इसमें से माइनस किया, VA बराबर हमारा 175 ml बन के आ गया। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 100। ये हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर हमें परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालनी है उस सॉल्यूशन के अंदर कि सॉल्वेंट कितना परसेंट था, तो वो हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 100। दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब आपने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की परसेंटेज काउंट कर दी कि आपका कितना परसेंट सॉल्वेंट प्रेजेंट था, कितना परसेंट आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। चलेगा, यहाँ तक हमने दो प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को समझ लीजिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। P/Q की फॉर्म आपकी फ्रैक्शन कहलाती है, जिसमें आपका Q बड़ा होगा P से और Q Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फ्रैक्शन P/Q हमेशा लेस देन होगा 1 से। ये बात हमें ध्यान में रखी। अब इसमें P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो गिवन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल अमाउंट को। ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब क्या कहा है उसने, मोल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें मोल का फ्रैक्शन निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे जो P है वो भी हमारा मोल है और जो Q है वो भी हमारा मोल है। तो हमें P और Q दोनों मोल की फॉर्म में रखना है। अब ये P और Q होंगे क्या, तो सपोज करिए कि मेरा एक सॉल्यूशन जो बना है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना है, जो हमने यहाँ पे देखा है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल। तो सॉल्यूशन के मोल हमारे ये हो गए। अब जैसे हमने परसेंटेज कैलकुलेट की थी उसी तरीके से हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। बस फ़र्क इतना होता है कि जो फ्रैक्शन होता है उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से कर दूं तो ये आपकी परसेंटेज बन जाती है। तो हमें क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है तो हमें परसेंटेज यानी इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे परसेंटेज नहीं बनाना है। यानी कि ये P/Q अगर 100 से मल्टीप्लाई होता है तो ये परसेंटेज बनती है। अब P अगर मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है इस सॉल्यूशन में, किसका, सॉल्यूट का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये टोटल मोल्स क्या है, इसमें दो कंपोनेंट है यानी Na प्लस Nb। अगर ये Na है और ये Nb है तो मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, Nb अपॉन में Na प्लस Nb। और अगर मैं निकालना चाहूँ सॉल्वेंट के केस के लिए तो वो क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर आप नोटिस करेंगे कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बराबर आएगा 1 के, अगर आप निकालते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का सम कितना हो, 1 होगा। सिंपल बात है। यानी कि हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में
मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट कर लिया और सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर लिया कि कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है और कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का इस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। कहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल और वाटर। एक सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें इतने ग्राम अल्कोहल यानी मिथेनॉल को डाला गया है इन 40 ग्राम पानी में। तो आपको वेट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको मिथेनॉल का, मतलब 4.5 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा हमारा? अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वो आ जाएगा हमारा कितना? 40 ग्राम। ठीक है। अब मोल्स निकालने, मुझे फ्रैक्शन तो मोल्स का निकालना है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारा वेट की टर्म्स में W/m। ये W रिप्रेजेंट करता है गिवन वेट और ये M रिप्रेजेंट करता है मोलर वेट। तो यहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? अगर हम CH3OH का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो देखिए ऐसे निकलेगा, 3 + 16 + 1, तो ये कितना हो गया? 16 × 20 42, 42 ग्राम पर मोल इसका आ जाएगा। और अगर मैं सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट निकालूँ, वो जो कि पानी है, उसका होता है 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो वो आ गया मेरे 4.5 / 42। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से देगा 40/18। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको बी का निकालना है यानी सॉल्यूट का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। पुट कर दीजिए वैल्यू को और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4.5 / 42 अपॉन 4.5 / 42 प्लस 40 / 18। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 40 / 18 अपॉन 40 / 18 प्लस 4.5 / 42। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका होता है। चलिएगा, अब यहाँ तक हमने एक किसी सॉल्यूशन की 3 मिनिमम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर ली है। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाए ये कितने तरह के हो सकते हैं? तो ये बेसिकली आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब ये पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप इसे देखते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है कि सॉल्यूट आपका अगर गैस है और सॉल्वेंट आपका अगर गैस है तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो आप सिंपल कह सकते हैं एयर है हमारा एग्जाम्पल। अब इस चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं जब आप लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे, जिसमें आपका सॉल्यूट होगा सॉलिड या फिर लिक्विड, सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो आपको इन 2 सॉल्यूशन को स्टडी करना है फॉर दिस चैप्टर, 2 सॉल्यूशन ओनली। बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो ऑल आर इम्पॉर्टेंट्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर रहेगी बात? यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है। चलिएगा, अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमने सॉल्यूशन की कितनी प्रॉपर्टी को स्टडी किया है। तो हमने वेट परसेंट स्टडी कर लिया, वॉल्यूम परसेंट स्टडी कर लिया, मोल फ्रैक्शन स्टडी कर लिया। अब हमारे पास रह गए मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। तो एक एक करके हम इनको भी समझ लेते हैं कि मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती हैं। तो बेसिकली हम इस सॉल्यूशन में कितनी प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करेंगे? 6 प्रॉपर्टी। ये 6 प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको किसी भी सॉल्यूशन में से निकालनी होती हैं। तो चलिएगा एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी को समझते हैं। तो मोलैरिटी बेसिकली है क्या? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल बात है, अगर ये 1 लीटर का गिलास है तो इस 1 लीटर के गिलास के अंदर मैंने कितने मोल सॉल्यूट के डाले? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद रखिएगा 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन गिवन है ये आपको 1 लीटर का, ठीक है। इसके अंदर आपने सॉल्यूट पहले से ही डाले हुए हैं, तब जा करके आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है। ऐसा मत करना
कि पहले आपने सॉल्यूट डाल दिया फिर 1 लीटर पानी डाल रहे हो उसके अंदर, ऐसा नहीं बनेगा। आप सॉल्यूट डालो फिर उसके अंदर सॉल्वेंट डालो और उसको मिक्स करते हुए 1 लीटर तक उसको बनाओ, वो आपका 1 मोलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि उसमें अब आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोलैरिटी है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? n बराबर होता है हमारा WB/MB और वॉल्यूम हमें लीटर में लेना है, ध्यान रखिएगा लीटर में, क्योंकि उसने कहा 1 लीटर, तो यहाँ लीटर में ही इसकी यूनिट रहेगी। अगर आप इसे ml में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला जो मोलैरिटी का निकल के आएगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये आपका ये ml है, नॉट लीटर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वॉल्यूम इन ml आ जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है? समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे समझ रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक है। सो ये हमारा ml में रहेगा, ये हमारा ml है, वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये आपके मोल्स निकालने के फॉर्मूले हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा WB/MB वाला फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है वही सेम फार्मूला है। इन चारों तरीक़ों से आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप उससे मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मोलैरिटी की यूनिट की बात की जाए तो मोलैरिटी की जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिट होती है पहली बात तो मोल पर लीटर, और दूसरी यूनिट जो होती है मोल पर लीटर के बाद उसको कहते हैं हम मोलर। अब देखो मोलैरिटी और मोलर में हमने करा क्या है, सिर्फ ITY को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया है, तो ये हमारा मोलर बन चुका है, ठीक है। तो मोलैरिटी बेसिकली उसकी यूनिट्स क्या होंगी, ये यूनिट है आपके मोलैरिटी की, मोल पर लीटर और मोलर। क्लियर हो गई बात। अब ये मोलर आपका अगर 1 है तो इसे हम बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर मोलैरिटी हाफ है तो सेमी मोलर, 0.1 है तो डेसीमोलर, 0.01 है तो सेंटीमोलर और 0.001 है तो मिलीमोलर। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नाम है, क्योंकि कभी कभी पेपर में क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऐसे आ जाएगा कि सेमी मोलर सॉल्यूशन बना है, तो आपको पता होना चाहिए सेमी मोलर का मतलब क्या होता है। तो ये है आपकी बेसिकली मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपको क्लियर हो गई कि मोलैरिटी क्या होती है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं मोलैरिटी के ऊपर। अगर हम मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम NaNO3, जिसका मोलर मास हमें यहाँ गिवन है, ठीक है, इन इनफ वाटर टू मेक इतने ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इन ml में दे रखा है, तो कितना दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 350 ml। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 14.2 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट गिवन है इसका 85 ग्राम, ठीक है। तो हमें निकालनी है इसकी मोलैरिटी, फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी क्या होगी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स यहाँ पे वेट की टर्म में, तो वेट की टर्म्स में निकालेंगे 14.2 डिवाइडेड बाय 85। देखिए फॉर्मूला मैंने मोल्स का क्या रखा है, WB/MB। WB ये रहा 14.2 और MB ये रहा 18। अब क्योंकि वॉल्यूम मेरा ml में है तो हम यहाँ 1000 लगा देंगे डिवाइडेड बाय 350। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारी मोलैरिटी मोलर या फिर मोल पर लीटर या फिर मोलर, कोई भी यूनिट आप लिख सकते हैं, उसमें आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, सिंपली तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेट हमने यहाँ पे लिया है और वॉल्यूम जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, मोलैलिटी की बात करते हैं। अब मोलैलिटी क्या होती है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्वेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है मोलैलिटी में। अब आपने इसको समझना कैसे है,
इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमने मोलैरिटी ली थी उसमें हमने क्या किया था, मोल्स को डिसॉल्व कराया था 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी पहले मोल्स डाले, फिर उसके बाद पानी डाला और उसे 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, 1 किलो पानी आपको चाहिए या 1 किलो सॉल्वेंट आपको चाहिए, उसके अंदर आप कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हो वो उस मिक्सचर की मोलैलिटी बनाएगी। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है कि कितना सॉल्यूट आप 1 किलो सॉल्वेंट में डाल रहे हो। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो मोलैलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही फार्मूला है। ठीक है, अगर मैं इसे ग्राम में करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, WB/MB, तो ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हम वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे जो किलोग्राम में, अगर हम ग्राम में लेंगे तो 1000 में, तो हमारा मोलैलिटी का एक्चुअल फॉर्मूला जो बन के आएगा वो ये आ जाएगा, दिस इज आवर मोलैलिटी। क्लियर रहेगी बात। अब याद रखिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी टिप बता देते हैं, जो एक टिप है, टिप वाली बात, मोलैरिटी डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पर, मोलैलिटी डिपेंड कर रही है वेट पर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा, टेम्परेचर इफेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, मोलैरिटी पर, क्योंकि वॉल्यूम घट बढ़ सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि भाप बन के उड़ेगा, जब उड़ेगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं, अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, आई थिंक, मैं तो भूल गया हूँ। तो सॉल्यूशन देखते हैं, 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड, तो WB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 75 ग्राम, और वो है क्या, बेंजीन से आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इथेनॉइक एसिड है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेनॉइक का होता है 60, देख लो 12 3 12 32 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 24, 24 और 4 12, 1 मिनट, 12 और 12 24, हाँ 60 आ गया, ठीक है 60 आ गया, क्योंकि ये होगा 12 और 12 24, 24 और 4 28, 28 और 32 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, WB/MB इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, अब यहाँ ग्राम में दे रखा तो 1000 लगा दो, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, रख दो वैल्यू। अब इसमें 2.5 डिवाइडेड बाय 60 इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय 75, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी मोल पर किलोग्राम में होगी वैल्यू, और मोलल में कहलाएगी। ध्यान रखिए, मोलल पढ़िए या मोलाल पढ़िए, कुछ भी पढ़ सकते हैं इसमें। तो यहाँ तक हमें पता चल गई 5 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पता चल गई, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मोल फ्रैक्शन, ये तो हमने पढ़ी पहले। फिर पढ़ी हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, अब इसमें एक रह गई आपकी, वो है आपकी नॉर्मैलिटी। तो चलिए नॉर्मैलिटी को भी पढ़ लेते हैं, तो हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मैलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मैलिटी क्या होती है। तो देखिए, नॉर्मैलिटी किसी सॉल्यूशन की क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, याद रखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है, और ये ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स होंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, यहाँ पे दिया है ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स की बात करेंगे, सॉरी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि नॉर्मैलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेसिकली
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा बी है, डिसॉल्व इन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जितना हमने डिसॉल्व किया है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने इसके अंदर सॉल्यूट डाला और वो सॉल्यूट मोल्स में नहीं डाला, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स डाले। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर पानी डाला और इसे हमने 1 लीटर तक बना लिया। ये सॉल्यूशन अब आपका नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा, मोल्स हम लिखते हैं WB/MB, यहां लिखेंगे WB बाय इक्विवेलेंट वेट, इनटू में 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, क्योंकि अगर लीटर नहीं दे रखा तो 1000 लगा देंगे। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मोलर मास, देखिए सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट का ये डिवाइड बाय अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रख दूँ WB बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो एक फॉर्मूला तो मेरा ये बन गया कि आपको इक्विवेलेंट वेट दे रखा हो। अगर दूसरा फॉर्मूले की बात करें जहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ना दिया हो, तो आप कैसे निकालेंगे, MB बाय अल्फा इंटू में 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया किसका, नॉर्मेलिटी का, अगर आपको मोलर मास गिवन हो। अगर इक्विवेलेंट मास गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर मोलर मास गिवन है तो आप मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज़ अल्फ़ा, व्हाट इज़ अल्फ़ा हेयर, तो अल्फ़ा क्या हो सकता है, तो देखिएगा अल्फ़ा क्या क्या हो सकता है। अल्फ़ा कैन बी एसिडिटी, बेसिसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और हाईएस्ट चार्ज। इन सब चीज़ों में से कुछ भी आपका अल्फ़ा हो सकता है। तो ज़रा हम सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। तो अगर मैं एसिड ले लूँ, लेट सपोज पहला HCl लेंगे, तो इसमें से H जितने निकलेंगे वही उसका अल्फ़ा होगा। अगर इसमें से एक H निकल रहा है तो अल्फ़ा इज़ 1, अगर 2 H निकल रहे हैं तो अल्फ़ा इज़ 2, अगर 3 H निकल रहे हैं तो अल्फ़ा इज़ 3। अब इसी तरीके से अगर बेस की बात की जाए तो बेस क्या हो सकता है हमारा, तो बेस देखिएगा, नॉर्मली अगर एक OH निकलेगा किसी बेस में से तो उसका अल्फ़ा 1, अगर 2 OH निकलेंगे तो अल्फ़ा इज़ 2, अगर 3 निकलेंगे तो अल्फ़ा इज़ 3। ये सिंपल है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं किसी भी एसिड और बेस का। नाउ बात आती है हमारी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर। तो यहाँ पर हमें चेक करना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट हैपन, माय पेन इज नॉट वर्किंग, let me check, just a minute. What happened, just a moment. So similarly for oxidation state, sorry for the interruption, my pen was hang, I don't know why. So let's continue that. So for the third method, number of electron loss or gain, we can calculate alpha. So in this situation, as you can see, the manganese has oxidation number +7. Similarly यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैग्नीज की +2 है। तो यहाँ पर चेंज कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो आपको पता चल रहा है वो +5 का, यानी कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका मतलब इसका अल्फ़ा होगा 5। ये 3 तरीके से आप अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हो। और चौथा है आपका हाईएस्ट चार्ज, जो आप किसी भी सॉल्ट को देख करके फाइंड आउट कर सकते हो। लेट सपोज मैं कहूँ BaSO4, तो बेरियम सल्फेट को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बेरियम 2+ और सल्फेट 2- में जाएगा। तो इस पर हाईएस्ट चार्ज है -2 का, तो इसका अल्फ़ा हो गया 2। यहाँ पे माइनस और प्लस से कोई इफेक्ट नहीं होता, वो मॉड में चार्ज, ठीक है, हमें मॉडुलस वैल्यू लेनी है इसकी, यानी पॉजिटिव वैल्यू।
अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट लेंगे तो अगर हम इसे ब्रेक करें तो हमें पता चल रहा है हाईएस्ट चार्ज यहाँ पे +3 और 2 एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब +6 का यहाँ पर टोटल चार्ज है। तो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। इस तरह से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। तो ये नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका होता है। चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं नॉर्मेलिटी के बेसिस पे। ये आई थिंक हमारा 6th क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन को अगर हम समझें सॉरी, लेट मी ड्रिंक अ वाटर सम थोड़ा सा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो जस्ट अ मिनट। Okay. So, if we want to calculate the normality of a solution containing इतने ग्राम hydrated oxalic acid in इतने ml of solution, तो हम यहाँ से नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं। हमें यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 31.5 ग्राम, और ऑक्सैलिक एसिड इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है, वो आता है 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 126 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है हमें 1250 ml। अब ये ml में है तो हमें 1000 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होती है WB बाय MB डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। तो हमें अल्फा पता होना चाहिए अगर हम मॉलिक्यूलर मास रख रहे हैं, नहीं तो हमें इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट दिया नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट का यूज़ करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट का यूज़ करके हम अल्फा कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है सॉल्यूट का वो लेंगे हम सबसे पहले। ये हमारा है H2C2O4 0.2 H2O। तो अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो ये ऐसे लिखा हुआ होता है ऑक्सैलिक एसिड 0.2 H2O। अगर हम इसे पानी में डालेंगे तो ये आपके 2 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, क्योंकि ये ओइक एसिड है। अब इस पे हाईएस्ट चार्ज अगर मैं देखूं तो 2 आ रहा है, तो इसका अल्फा हो गया 2। तो यहाँ हम अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं 2। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी हमारी 31.5 डिवाइडेड बाय 126 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 1250। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 31.5 डिवाइडेड बाय 126 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू में 2। ये 2 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसकी यूनिट होगी नॉर्मल। ये 2 यूनिट हमारी आ जाएंगी। तो हमें पता चल गया कि हम नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सॉल्यूशन की 6 प्रॉपर्टीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। ये शुरुआत की क्लास है आपकी, ये फर्स्ट क्लास है। इसे चैप्टर को हम पार्ट वाइज करेंगे, फिर इसके बाद हम चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्लास है, ये पार्ट 1 में रहेगा। इस क्लास को हम पार्ट्स में करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में जो आपकी कल होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो भी कुछ नॉलेज गेन करें और मेरा भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, चलिएगा। थैंक यू बच्चों, गुड डे।